हेलो एवरीवन, हम जीएसटी पढ़ रहे हैं और जीएसटी के अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम चल रहा था कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा और ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर 5 आइटम्स इंक्लूड होंगे एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। इनमें से 3 एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। 3 एडजस्टमेंट, आज हमें 2 एडजस्टमेंट और याद करने हैं। टोटल 5 एडजस्टमेंट है जो आपको ऐड करने होंगे जो भी प्राइस पेड और पेएबल है उस प्राइस में, राइट? यस, नाउ वी कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 4 या 4 पॉइंट्स या क्लोज नंबर टी जो आपको डी क्लोज नंबर डी क्या कहता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इजी है, क्लोज नंबर डी भी और क्लोज नंबर ई भी, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसी चैप्टर के अंदर कवर हो गए हैं। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टीज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। सप्लायर ने जो भी सप्लाई की उस सप्लाई के लिए जो भी लेट फीस और इंटरेस्ट या जो भी पेनल्टी का अमाउंट जो भी रिसीव्ड किया, जो भी अमाउंट है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज फॉर द लेट पेमेंट, ये सब वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट नंबर डी तुम लोगों को बताया तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये एडजस्टमेंट तो हमने किसी चैप्टर में पहले पढ़ा था। बिल्कुल सही लग रहा है। एक चैप्टर था अपना टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, 13 सब सेक्शन 6 अंदर हमने बात की थी कि जब सप्लायर ने जो सप्लाईज की जितना अमाउंट बताया वो अमाउंट तो यही, जो लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टीज का जो अमाउंट रिसीव्ड किया तब जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट लेट फीस भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, कनेक्टेड है। तो दोनों बातें सिंपल वे में बता देता हूँ। इंटरेस्ट लेट फीस या पेनल्टी जो भी लेट पेमेंट के लिए जो भी आप रिकवर करते हो, जो भी आप लेते हो, वो सब वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा और जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जब भी वो मिलेंगे तब आपका जीएसटी लाइबल होगा, जीएसटी चार्जेबल होगा। मैंने 2 चैप्टर को लिंक कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई को भी और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो इतना दिया हुआ है कि जो आपने 2000 रुपये का जो अमाउंट आपने चार्ज किया, तो 2000 रुपीज़ का सप्लायर ने रेसिपिएंट से जो अमाउंट चार्ज किया 2000 रुपये तो हो गई। और ये इंटरेस्ट का 500 रुपये भी यदि आपने बताया तो जो इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टीज है फॉर लेट पेमेंट वो भी वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि जीएसटी कब चार्ज होगा। जीएसटी लगेगा 25 रुपये पे, लेकिन 500 रुपये तभी इंक्लूड होगा जब रिसिप्ट होगा, जब रिसीव्ड होगा, मिलेगा। तो ये अपना हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4। बहुत इजी कंसेप्ट है। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ता है। जब जो रिसिप्ट होता है वो वैल्यू में ऐड होगा। पॉइंट नंबर ई, जो भी आपका सब्सिडीज है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा जो भी सब्सिडीज है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस। फॉर एग्जांपल देयर इज ए शॉपकीपर, देयर इज अ एक्स फॉर एग्जांपल कोई भी रजिस्टर सेल करता है, स्टेशनरी का कोई भी आइटम सेल करता है या कोई भी बॉक्सेस सेल करता है टू द, फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, फॉर एग्जांपल ये सब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, ये शॉपकीपर एक्स है, इसने रजिस्टर दिया। ये रजिस्टर का प्राइस है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, लेकिन बोला ये एक्स बोल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स होंगे इन स्टूडेंट्स को ये रजिस्टर मिल जाएगा ओनली 10 रुपीज में, क्योंकि there is another person that is a NGO, there is another person that is a NGO और ये NGO बोल रहा है हम 25 रुपये भी दे देंगे। मतलब ये कि शॉपकीपर एक्स ने गवर्नमेंट स्कूल को रजिस्टर बेचा, स्कूल के जो स्टूडेंट्स उन्होंने 10 रुपीज दिया, स्कूल के जो स्टूडेंट्स उन्होंने 10 रुपीज दिया और एनजीओ ने सब्सिडीज दे दी, फंडिंग दे दी। उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे रजिस्टर खरीदेंगे स्कूल वालों को, स्टूडेंट्स को सिर्फ 10 रुपीज देना पड़ेगा, बाकी एनजीओ बियर करेगा, बाकी एनजीओ सब्सिडीज के रूप में ये अमाउंट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर एक्स को तो बच्चों से मिला 10 रुपीज रजिस्टर देने के लिए, जो रजिस्टर दिया उसके लिए जो दिया एक्स ने रजिस्टर दिया स्टूडेंट्स को, और इस रजिस्टर के बदले बच्चों ने दिया 10 रुपीज और एनजीओ ने 25 रुपीज का सब्सिडीज भी दिया। तो what is the value of supply? The value of the supply will be the 10 plus 25
जो भी सब्सिडीज लिंक टू द प्राइस, मतलब यदि आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सप्लाईज आपने की, उस सप्लाईज के कनेक्टेड जितना भी सब्सिडीज आपको किसी से भी मिलता है, तो जितना भी सब्सिडीज आपको रिसीव्ड हुआ वो सारा सब्सिडीज आपका वैल्यू के अंदर ऐड होगा। तो मीन्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 35 रुपीज, नॉट द 10 रुपीज। लेकिन यदि वो सब्सिडीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा तो वो जो भी सब्सिडीज है ये सब्सिडीज आपको ऐड नहीं होगा। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये कंफ्यूजन है। तुम लोगों को याद आ रहा होगा सर ये पॉइंट जो आप अभी बता रहे हो ये तो आपने किसी चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। बिल्कुल, जब हमने कंसिडरेशन की बात की थी, किसकी बात की थी ना, कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था जो भी अमाउंट रेसिपिएंट सप्लायर को दे रहा है, और इसके अलावा यदि कोई भी सब्सिडीज रिसीव्ड हुआ, जितना भी सब्सिडी रिसीव्ड हुआ वो सब्सिडीज भी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सब्सिडीज दिया जाता है वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। तो इसलिए दो एडजस्टमेंट हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये पुराने चैप्टर से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत इजीली याद आता है। टोटल कितने एडजस्टमेंट हुए? 5। कितने एडजस्टमेंट? 5। पहला एडजस्टमेंट, टैक्सेस ड्यूटीज किसी भी लॉ के अंदर इंपोज किया जाता है, वैल्यू के अंदर ऐड होगा, पहला एडजस्टमेंट। लेकिन जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा एडजस्टमेंट, रेसिपिएंट ने इनकर्ड किया हो, रेसिपिएंट ने इनकर्ड किया और सप्लायर की लायबिलिटी हो, रेसिपिएंट ने इनकर्ड किया हो जो भी एक्सपेंस है थर्ड पार्टी को पे किया, जितना रेसिपिएंट सप्लायर को देगा वो तो वैल्यू में इंक्लूड हुआ। रेसिपिएंट जो थर्ड पार्टी को जो अमाउंट पे कर रहा है जहाँ लायबिलिटी सप्लायर की हो वो भी वैल्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो भी एनीथिंग डन बाय सप्लायर जो भी काम करके देगा उसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज किया, चाहे पैकिंग के नाम से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से हो, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम से हो, चाहे वो डिजाइन के चार्जेस हो, चाहे धर्मादा के चार्जेस हो, ये सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट, ये भी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। लेकिन ये वैल्यू के अंदर ऐड और जीएसटी तभी चार्ज होगा जब रिसीव्ड होगा, जब रिसीव्ड होगा। टाइम ऑफ सप्लाई में दिया होता है ये, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट जो अपने अभी याद किया कि जो भी सब्सिडीज है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, मतलब सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है उस सप्लाईज के लिए किसी भी पर्सन से जितना भी सब्सिडीज लेता है, जो रेसिपिएंट ने जो अमाउंट दिया वो तो वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, जो सब्सिडीज रिसीव्ड किया वो भी वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। लेकिन जो सब्सिडीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। टोटल कितने एडजस्टमेंट हो गए? 5। राइट डाउन फर्स्ट। नाउ वी कम टू द सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। अभी हमने बात की कि वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब हम ये बात करेंगे वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा एक्सक्लूजन्स इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सप्लायर ने जो सप्लाई की तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि A B C D E 5 पॉइंट्स क्या करने होंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। लेकिन 15 सबसेक्शन 3 there are 2 exclusions, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B, ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 आपको बताता है एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सक्लूजन्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है, जिस पर जीएसटी आपका पेएबल होगा, जीएसटी कैलकुलेट होगा, उस वैल्यू के अंदर 15 सबसेक्शन 2 के 5 पॉइंट्स तो ऐड होंगे, लेकिन 15 सबसेक्शन 3 के 2 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। चलिए 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले अपन पॉइंट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। क्या ये ए जो एक सप्लायर है, ए ने बी को सप्लाई किया कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ए सप्लायर सप्लाई कर रहा है बी को, ए ने एक मोबाइल सप्लाई किया बी को, बोला इसका जो प्राइस है दैट इज ₹12,000 वर्थ। ए बी को मोबाइल बेच रहा है, वो बोल रहा है कि जो मोबाइल है ना ये 12,000 रुपीज की वर्थ का है। लेकिन हमारी कंपनी नहीं है ड्यू टू एनी रीजंस कोई भी हो सकता है,
कोरोना इफेक्ट, या समर डिस्काउंट, विंटर डिस्काउंट, या दिवाली डिस्काउंट, या एनी अदर नेम। तो यदि ए ने बी को क्या बोला 12,000 रुपये का मोबाइल है, ड्यू टू एनी रीजंस हम अभी आपको 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? तो यदि 90% डिस्काउंट दिया जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली सर, 12,000 रुपये का प्राइस है। यदि सप्लायर रेसिपिएंट को, बायर को, कस्टमर को यदि डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट क्या होता है सर? प्राइस में से माइनस होता है, डिडक्ट होता है। तो 90% डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल जो प्राइस आएगी दैट विल बी द रुपीज 1,200। 1,200, 10,800 रुपीज अपन ने क्या किया? डिडक्ट कर लिया। दैट इज अ 90% डिस्काउंट। डिस्काउंट 90% आपने क्या किया? माइनस कर दिया। और ये 90% डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फाइनल प्राइस है 1,200 रुपीज। अब हमारा कंफ्यूजन ये है कि जो जीएसटी के लिए जो वैल्यू ली जाएगी वो 12,000 रुपीज कंसिडर की जाएगी या फाइनल जो प्राइस पे की जा रही 1,200 रुपीज वो कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए बिल्कुल क्लियर कर देता है, कोई भी डिस्काउंट किसी भी नाम से, कोई भी नाम से कोई भी डिस्काउंट हो सकता है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो, केस डिस्काउंट हो, दिवाली डिस्काउंट हो, बोनस डिस्काउंट हो, कोरोना डिस्काउंट हो, एनी नेम, जितना डिस्काउंट सप्लायर ने बायर को दिया, तो जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है वो परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो 1% हो या 90% हो, जितना भी डिस्काउंट है ये डिस्काउंट वैल्यू के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो जो वैल्यू होगी तो द वैल्यू विल बी 1,200 रुपीज। जिस पर आपको जीएसटी चार्ज करना होगा वो 1,200 रुपीज होगा। 12,000 रुपीज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आपने मोबाइल का प्राइस, आपने मोबाइल पे एमआरपी लिखा हुआ है 12,000 रुपीज का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस टैग आपने 12,000 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 12,000 का प्राइस लिखा, लेकिन जितना भी डिस्काउंट सप्लायर ने बायर को पास ऑन किया, जितना भी डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया, वो डिस्काउंट वैल्यू में से जो फाइनल प्राइस होगी, जो वैल्यू होगी जिस पर जीएसटी चार्ज होगा वो माइनस करके आएगा। टोटल प्राइस में से आपको माइनस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। पहला डिडक्शन हमने बोला क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? जितना सप्लायर ने डिस्काउंट बायर को दिया। सर कब दिया? माल बेचते टाइम या माल बेचने से पहले, सप्लाई करते टाइम या सप्लाई करने से पहले सप्लायर ने जितना भी डिस्काउंट बायर को दिया है, जितना भी डिस्काउंट पास ऑन किया, वो डिस्काउंट कभी भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो माइनस होगा। जो रिमेनिंग जो प्राइस होगी 1,200 रुपीज, इसी के ऊपर जीएसटी आपको पे करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बिल बनाओगे तो बिल के अंदर भी आपका ऐसे लिखना पड़ेगा, टोटल अमाउंट इज 12,000 रुपीज माइनस डिस्काउंट, देन आपका फाइनल प्राइस आएगा 1,200 रुपीज। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, सप्लायर ने डिस्काउंट बायर को दिया। कब दिया? बिफोर द सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करते टाइम या सप्लाई करने से पहले सप्लायर ने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट आपने इनवॉइस के अंदर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया हो। ये दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो जाती है तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है? एक्सक्लूजन्स। ये डिस्काउंट कभी भी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। माना कि मोबाइल पे लिखा है 12,000 रुपए, लेकिन 12,000 रुपए जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। फाइनली जो भी बायर ने, जो बी है, बी ने ए को कितना दिया? 1,200 रुपए, और जीएसटी के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 1,200 रुपीज। तो पॉइंट नंबर ए याद हो गया होगा। पॉइंट नंबर ए, जितना सप्लायर ने बायर को डिस्काउंट दिया, कब दिया? बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई करने से पहले और सप्लाई के साथ जितना डिस्काउंट दे रहा है, और वो डिस्काउंट भी आपको इनवॉइस के अंदर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आपने कोई माल खरीदा होगा जिस पर डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा, तो आपने देखा होगा जनरली सप्लायर क्या करते हैं? टोटल प्राइस लिखेंगे 12,000 रुपीज, देन माइनस लिखेंगे डिस्काउंट इतना परसेंटेज, देन फाइनल प्राइस आएगा। मतलब प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनवॉइस के अंदर इंडिकेट करना पड़ेगा कि कितना प्राइस है, आपने कितना डिस्काउंट दिया और ये फाइनल प्राइस है। तो जो फाइनल प्राइस आ रही है आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद, और जो डिस्काउंट आपने बिफोर द सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया था, वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो रिमेनिंग प्राइस आएगी 1,200 रुपीज, इसी अमाउंट के ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, चार्ज होगा। दिस इज अ पॉइंट नंबर ए। एक बार पहले पॉइंट नंबर ए समझ लो, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट राइट डाउन द पॉइंट नंबर ए फर्स्ट।
या नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है समझना बात। पॉइंट नंबर ए के अंदर तो हमने बात कर ली है, तो पॉइंट नंबर ए में क्या था याद हो गया ना कि डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया एट द टाइम ऑफ सप्लाई या सप्लाई से पहले, सप्लाई से पहले सप्लाई के वक्त जो भी दिया इनवॉइस के अंदर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होना चाहिए। वो डिस्काउंट जीएसटी के पर्पज के लिए वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। उससे हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पे आपका जीएसटी चार्ज होगा। पॉइंट नंबर ए समझने के बाद नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि जो भी डिस्काउंट सप्लाई के साथ नहीं, सप्लाई से पहले नहीं, जो डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई माल बेचने के बाद भी, सप्लाई के बाद भी जो सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, तो सप्लाई के बाद भी जो सप्लायर के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट पास आउट किया जा रहा है, वो डिस्काउंट भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन की तीन रिक्वायरमेंट और तीनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो जाती है तो सप्लाई के बाद की जो डिस्काउंट है, सप्लाई करने के बाद, माल बेचने के बाद, सप्लाई होने के बाद जो डिस्काउंट दिया वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, वैल्यू फॉर्म नहीं करेगा। कितनी कंडीशन? 3। हम एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 तो तुम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया, तो इसको रिमूव कर देता हूं। पॉइंट नंबर ए एक बार रिमूव करते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में हमें समझ में आ गया कि हमें बात क्या करनी है, तो उसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ऑफ द पॉइंट नंबर बी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ ए। ये कोई भी सप्लायर हो सकता है, इसका नाम लिख देते हैं सप्लायर जी ने बी को, बड़े ध्यान से देखना, बी को माल बेचा, $2,000 units at the rate ₹100 per unit। ए ने बी को माल बेचा 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2000 इंटू 100 रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख। डिस्काउंट नॉर्मल दिया 10%, नॉर्मल डिस्काउंट दिया 10%, 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। बी ने बोला, डीलर ने बोला, ये डीलर है, ये मैन्युफैक्चरर है, बड़ा सप्लायर है, बड़े सप्लायर ने बी को माल बेचा, बोला 2 लाख का माल है, 10% आपको डिस्काउंट दे देते हैं, 10% डिस्काउंट हम सबको देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये मतलब ये हुआ कि जो ए सप्लायर है, ए ने जब बी को माल बेचा एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मैं एग्जांपल बी का दे रहा हूँ, पूरी बात सुनो। ए ने बी को माल बेचा, बोला 2 लाख का माल है, 10% आपको डिस्काउंट देंगे एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बी ने बोला भैया 10% कौन देता है आज के जमाने में, मैं आपसे अभी माना कि 2000 यूनिट ही खरीद रहा हूं, 50,000 यूनिट का माल चाहिए, हमारा नाम है अपने एरिया के अंदर, अभी एक बार 2000 का माल आपसे खरीद के देख रहा हूँ, यदि ज्यादा माल बिका और ज्यादा यदि हमने यूज किया, बढ़िया लगा, तो हम आपसे आगे भी माल खरीदेंगे। सप्लायर बोलता है और इंसान ही ऐसे बोलता है मैं आगे खरीदूंगा, ऐसा कैसे मालूम? तुम अभी कितना माल खरीद रहा है? 2000 यूनिट ही खरीद रहा है ना, तो 2000 यूनिट में हम 10% डिस्काउंट ही देगा, मतलब ये मैं लूंगा ना। तो ऐसे में बहुत बार सप्लायर्स क्या करते हैं, मार्केट में अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं देखो भैया हम एक बार 10% का डिस्काउंट आपका दे रहा है, लेकिन हम आपको एक टारगेट दे देता है। टारगेट समझ में आता है? यस, मार्केट में चलता है बहुत। हम आपको 6 महीने का टारगेट दे देता है और 6 महीने के अंदर यदि आपने टोटल 50,000 का ये माल खरीदा तो जो बिल अभी बना दिया उस बिल पर भी डिस्काउंट दे देंगे। ऐसा होता है? यस होता है। मतलब ये कि अभी नॉर्मली आपको 10% डिस्काउंट लगा के आपका बिल बना देते हैं, एक बार तो बिल बन जाएगा 10% के आधार पे, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्योंकि अभी तो आप 2000 के यूनिट खरीद रहे हो, 10% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन हमने आपको 6 महीने का टारगेट दे दिया। टोटल यदि आपने हमसे 50,000 का माल यदि खरीदा तो जो 50,000 का जो माल खरीदा उस पर हम आपको ज्यादा डिस्काउंट देगा, टोटल 20%, 15% डिस्काउंट देगा। कितना डिस्काउंट देगा? 15% डिस्काउंट देगा, टोटल 15% या 25% बोल दो, टोटल 15% कम हुआ ना, 50,000 का माल खरीदा तो टोटल 25% डिस्काउंट देगा। कितना? 25%। क्या नए वाले पे देगा या पुराने वाले पे? टोटल पे 2000 पे भी
माना कि अभी 10% है, लेकिन 50,000 का ये भी पार्ट हो गया, 2,000 भी, तो टोटल जितना भी 6 महीने के अंदर माल खरीदेगा, यही 6 महीने के अंदर यदि 50,000 का माल खरीद लिया, तो ओवरऑल जो बिल पहले बन गया उस बिल में भी हम देख लेगा 25% डिस्काउंट देगा, कंफर्म वादा मेरा, सप्लायर ने बोल दिया, बायर ने बोला ठीक है। अभी कितना डिस्काउंट दिया सर? अभी वो 10% डिस्काउंट दिया, लेकिन फ्यूचर के अंदर यदि बायर सप्लायर से यदि 50,000 का माल यदि खरीद लेता है, टारगेट यदि फुलफिल हो जाता है, तो फ्यूचर में डिस्काउंट कितना मिलेगा? टोटल कितना डिस्काउंट देगा? ये कितना डिस्काउंट देगा? 25%। लेकिन उस पर अपन आते हैं एक बार, 2 लाख माइनस 20,000 कितना हुआ? 1,80,000। ये 1,80,000 समझ में आ गया? 1,80,000 पर जीएसटी लग गया, दैट इज 18%, क्योंकि ये डिस्काउंट अभी थोड़ी दिया है, ये डिस्काउंट आपने अभी दिया ही नहीं है, ये डिस्काउंट आप फ्यूचर में कभी भी दोगे। दिस डिस्काउंट इज नॉट गिवन एट दिस टाइम, दिस विल बी गिवन लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। वो बोला 2 लाख का माल है, 10% डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ। कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 10% डिस्काउंट ही दे रहा हूँ ना, तो 2 लाख का माल 10% डिस्काउंट किया, 1,80,000 का प्राइस, क्योंकि जो भी डिस्काउंट बिफोर द सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जा रहा है वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो जीएसटी जो आपका एप्लीकेबल होगा, वो 1,80,000 का कितना परसेंट होगा? 1,80,000 का अपन 18% एक बार निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी अमाउंट टू 32,400 रुपीज। 32,400 रुपीज। तो 1,80,000 रुपीज का आपका है। ये तो हमने पॉइंट नंबर ए का रिवीजन भी हो रहा है, मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ। जो पॉइंट नंबर ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी कवर्ड हो रहा है, प्लस पॉइंट नंबर बी में क्या पॉइंट है वो भी आपको समझना है। तो 1,80,000 जीएसटी आपका कितना हुआ? 18%, दैट इज 4,002, 2,12,400 रुपीज का टोटल आपका बिल बन गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6 महीने का टारगेट था। आफ्टर 6 मंथ, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए, 6 महीने के बाद बायर आया, यस टोटल 70,000 का माल खरीद लिया। तो जो पुराना बिल था 2,000 का और बाकी में तो कर लिया होगा, तो 2,000 का जो बिल था भैया, 2,000 यूनिट का जो बिल था, उस पे मुझे आपने 10% डिस्काउंट दिया था। आपको कितना डिस्काउंट और देना है? कितना डिस्काउंट और देना है? ये डिस्काउंट पहले दिया है बाद में दिया? सर ये डिस्काउंट तो 6 महीने बाद पता चलेगा ना। तो 6 महीने के बाद जब टारगेट पूरा हुआ, तो टारगेट पूरा होते ही 2,000 यूनिट था, उस पर 15% डिस्काउंट और देना पड़ेगा। तो ये डिस्काउंट दिया कब गया? आफ्टर दी सप्लाई। तो आफ्टर सप्लाई के बाद 6 महीने के बाद जब टारगेट पूरा हुआ, तो ए ने बी को बोला कि 2 लाख माइनस 20,000 तो हमने ऑलरेडी खरीद रखा है, ओरिजिनल डिस्काउंट तो आपका 20,000 ऑलरेडी है ही, लेकिन 15% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये भी आपको देना पड़ेगा। मतलब सप्लायर दे रहा है, तो सप्लायर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है, 30,000। तो टोटल बायर जो प्राइस देगा 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000, दैट इज 1,50,000। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो जीएसटी जो पे करना पड़ेगा वो 150 पे पे करना पड़ेगा या 180 पे होगा, क्योंकि एक बार तो आपका जीएसटी लग भी गया है। और सबसे मजेदार बात, बी ने 32,400 रुपीज का आईटीसी ले भी लिया होगा। तो वहां से समझना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाने वाला पॉइंट है ये, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ए ने 32,400 रुपीज का एक बार जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बी ने 32,400 रुपीज का आईटीसी ले लिया होगा। आईटीसी का फुल फॉर्म इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी इंडियन, फर्जी बात, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ए ने जितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया, टोटल जीएसटी लग कितना है, ये पूरा एक ही एग्जांपल बेटा, अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट आप कब दे रहे हो? सप्लाई के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सप्लायर ने एक बार 32,400 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। बी ने जितना ए ने जीएसटी पे किया, रेसिपिएंट ने जितना माल खरीदा था जीएसटी पेड उतने का आईटीसी ले लिया, क्योंकि आईटीसी सप्लायर को नहीं मिलता, आईटीसी हमेशा परचेजर को मिलता है, खरीदने वाले को मिलता है, रेसिपिएंट को मिलता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये जो बी है उसने क्या किया, 32,400 रुपीज का आईटीसी अपनी बुक्स में ले लिया है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो नाउ ए ने क्या किया, लेटर ऑन, ये क्या है 15% डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, ये आफ्टर सप्लाई, सप्लाई करने के बाद 15% डिस्काउंट और दे दिया। तो ये सप्लाई करने के बाद जो आपने 15% डिस्काउंट और दे दिया, क्या ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सप्लायर ने, सुनना बात ध्यान से, याद करा रहा हूं मैं, सप्लायर ने बायर को सप्लाई माल बेचने के बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद, लेकिन सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट दिया, सुनो, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया है, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया है, लेकिन डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड था। क्या बोला मैंने, कुछ बात समझ में आया? सप्लायर ने डिस्काउंट माल बेचने के बाद दिया, 4 महीने के बाद दिया, 5 महीने के बाद दिया, लेकिन ये कोई नई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये तो सर ये क्या कर रहे हो, जिस दिन माल बेचा था सप्लायर ने, जिस दिन रेसिपिएंट को माल दिया था, उसी दिन बोल दिया था मैं 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा या 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट कितना दूंगा उस समय देख लेंगे, लेकिन ये बता दिया था कि तुमने यदि ऐसा ऐसा किया, टर्म्स एंड कंडीशन दे दी थी, बता दिया था कि डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट और दिया जाएगा। मतलब सप्लायर डिस्काउंट दे रहा, सप्लाई के बाद है, 6 महीने के बाद माइनस कर रहा है, 6 महीने के बाद डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड था, पहले से एग्रीड था, पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर स्पेसिफाइड था। पहला पॉइंट था या नहीं था? सर बिल्कुल था। सप्लायर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, पहले से डिसाइडेड था, एग्रीमेंट था, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन ने बता दिया था कि मैं और डिस्काउंट दे सकता हूं यदि आपने ऐसा ऐसा किया तो। दूसरा पॉइंट, अपन ने बिल के साथ ही लिख दिया बाद में, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, अब रेसिपिएंट क्या बोलेगा कि मेरा 15% डिस्काउंट है तो मैं 180 थोड़ी, भैया मैं बिल रिवाइज करो ना, बिल चेंज करो। तो बायर से कितना प्राइस मिलेगा? 1,50,000 रुपीज। तो अपन ने क्या किया, बिल के अंदर रिवाइज करके डिस्काउंट को ऐड करके अपने लिख दिया 1,50,000 रुपीज का प्राइस होगा। तो नाउ ए बोलेगा, जब बायर मेरे को 1.5 लाख रुपया दे रहा है, ये क्या बोलेगा भैया, 180 की बात हुई थी, लेकिन सप्लाई के टाइम ही हमने बता दिया था ना कि डिस्काउंट और मिल सकता है, तो बायर क्या देगा, बायर में 1.5 लाख देगा। तो पहला पॉइंट, बायर हमें 1.5 लाख रुपए दे रहा है, तो सप्लायर बोलेगा मैं 1.5 लाख के ऊपर जीएसटी पे करूंगा, और यदि 1.5 लाख के ऊपर यदि जीएसटी पे करता हूं तो 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का 18% जीएसटी कितना होगा, 27,000 रुपीज। तो ए 27,000 रुपीज का जीएसटी फाइनल पे बनता है, मतलब ऑलरेडी पे कर दिया 32,400, लेकिन बनता कितना है 27,000। फाइनली ये समझो बनता कितना है, वो रिफंड के कंसेप्ट है वो आ जाएंगे। पूरा रिफंड वाला चैप्टर है कि अपने जीएसटी ज्यादा पे कर दिया तो गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिल जाएगा, एडजस्टमेंट मिल जाएगा, उस पर दिमाग मत लाओ, दिमाग ये लगाना है बनता कितना है। फाइनल प्राइस कितना हो, 150 रुपीज का फाइनल प्राइस हो गया, माना कि डिस्काउंट बाद में दिया गया, लेकिन फाइनली जो माल आपने बेचा उसके अगेंस्ट रेसिपिएंट आपको कितना पे कर रहा है, 1.5 लाख रुपया दे रहा है, 1.5 लाख पर जीएसटी कितना बन रहा है, 18%, 27,000 का जीएसटी बनेगा। तो फाइनली अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनो भैया, यदि एजी सप्लायर से हमें 27,000 का जीएसटी रिपे करेगा, तो ऐसे क्या देख रहे हो, नहीं गवर्नमेंट देख रही भैया, मैं नहीं देख रहा। ये गवर्नमेंट को 27,000 का जीएसटी पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे देख रही, सर किसको, रेसिपिएंट को। ओजी क्या जी तुम 32,400 कैसे दबा के बैठा है, निकाल। सर ये क्या है भैया, सुनो, इसने 32,400 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया और इसको 32,400 रुपीज का आईटीसी मिल जाएगा, बात लॉजिकल था। लेकिन सुनो, तुमसे कितना टैक्स लिया, ए ने कितना टैक्स लिया, 27,000 का टैक्स लिया, गवर्नमेंट को पे किया, 27,000 का टैक्स लिया, गवर्नमेंट को पे किया। तो बीजी सुनो जी, ओजी सुनो जी, रेसिपिएंट 32,400 का आईटीसी कैसे लेके बैठे हो तुम, तुम्हारा टैक्स जेब से कितना लग रहा है भैया, 27,000 लग रहा है ना भैया। बीजी रेसिपिएंट जी
सुनो जी, तुम्हारी जेब से कितना टैक्स लगा? 27,000। तो आईटी से कितना मिलना चाहिए? हेलो, आईटी से कितना मिलना चाहिए? सर जब इसकी जेब से 27,000 का टैक्स लग रहा है फाइनली, तो इसको आईटी से मिलना चाहिए 27, लेकिन खा के बेटा है 32,400। तो गवर्नमेंट बोलती उल्टी कराओ, वोमिटिंग कराओ, इसे निकालो। सब कहना क्या चाह रहे हो? कितना आईटीसी ले चुका है ये? 30,400 रुपीज का आईटीसी मिलना कितना चाहिए था? 27,000 रुपीज का। तो इतने आईटीसी ज्यादा ले लिया, तो रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहती है ज्यादा बेनिफिट कैसे लोगे? ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, आईटीसी मिलता है बायर को, आईटीसी मिलता है बायर को। हो सकता है किसी स्टूडेंट को आईटीसी वाला पार्ट कब समझ में आए, फिर भी ट्राई कर रहा हूं, नहीं भी आया तो दुखी मत होना, पॉइंट याद करा के जाऊंगा, क्योंकि आईटीसी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 1 महीना लगता है चैप्टर में मेरे को, तो आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे, बहुत डिटेल के अंदर समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ समझने का, बहुत इजी है। आईटीसी होता क्या है? जब बायर कोई माल खरीदता है जीएसटी पेड होता है, तो जितना जीएसटी लगा है उतना ही तो आईटीसी लेगा। तो पहले जीएसटी 32,400 था, इसलिए 32,400 का आईटीसी लेके बैठ गया। कौन? बी, रेसिपिएंट। लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ कि ये गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे कर रहा है? 27,000। तो बी आईटीसी कितना मिलना चाहिए? 27,000 का आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन आईटीसी ऑलरेडी है, तो इसे आईटीसी क्या करना पड़ेगा? बी को रिवर्स करना पड़ेगा। सर कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 32,400 माइनस 27,000, दैट इज 5,400 रुपीज का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। 5,400 रुपीज का बी को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी ने 5,400 का आईटीसी रिवर्स किया, इसका मतलब इसको आईटीसी 27,000 ही मिला। गवर्नमेंट ने बोला तुम 27,000 का जीएसटी पे करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, वापस से सुनो। सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो माल दिया, माल बेचने के बाद, सुनना बात ध्यान से, याद करा रहा हूँ, 3 कंडीशन से, माल बेचने के बाद, माल बेचने के बाद, माल बेचने के बाद, सप्लाई के बाद, सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट भी माइनस होगा। 1 2 3, 1 2 3, बोलो मेरे साथ, 1 2 3। कितनी कंडीशन? 1 2 3। यदि तीनों की तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, तीनों की तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, प्लस है और नहीं है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया, सप्लाई के बाद दिया, सप्लाई के बाद दिया, माल बेचने के बाद भी जो डिस्काउंट दिया, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस होगा, वैल्यू के पर्पस के लिए इंक्लूड नहीं होगा। पहली कंडीशन डिसाइडेड पहले से था, डिसाइडेड पहले से था, एग्रीमेंट में पहले डिसाइड कर लिया था। पहले मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया। पहली कंडीशन ये बोलती है कि बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट वाज एग्रीड, डिसाइडेड या स्पेसिफाइड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब पहले ही एग्रीमेंट एंटर कर लिया था, दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर पहले ही स्पेसिफाइड कर लिया था, और लमसम के अंदर डिस्काउंट नहीं दिया गया, बिल वाइज आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, बिल वाइज, इनवॉइस वाइज आपको डिस्काउंट दिया गया है। लमसम में ये नहीं कि आपने टोटल इतना माल खरीदा तो टोटल बिल कितने हुए, वो नहीं, आपको टोटल माल लेना पड़ा, लमसम, लमसम वाला डिस्काउंट नहीं दिया गया है। बिल वाइज, जैसे आपका एक बिल आपका अलग है, दूसरा बिल आपका अलग है, तीसरा बिल आपका अलग है, और बिल के अंदर आपने क्या किया? डिस्काउंट को अलग से कैलकुलेट किया, इनवॉइस वाइज आपका डिस्काउंट दिया गया। थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट ये कहती है सप्लायर तुम अपना जीएसटी कम करा लेगा, तो तुम्हारा जीएसटी यदि कम होगा तो रेसिपिएंट का आईटीसी भी तो कम होना चाहिए। क्योंकि इधर ध्यान से देखो, सप्लायर यदि 32,400 का जीएसटी पे कर रहा था, इसलिए आईटीसी रेसिपिएंट को 32,400 का मिल रहा था। लेकिन यदि सप्लायर 27,000 का जीएसटी पे करेगा, यदि सप्लायर 27,000 का जीएसटी पे करेगा, तो रेसिपिएंट को भी जीएसटी पेड कितना है? 27, तो रेसिपिएंट को भी 27,000 का ही आईटीसी मिलना चाहिए। तो जितना ज्यादा आईटीसी लिया है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो थर्ड कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। कितने रिक्वायरमेंट है बेटा? बोलो मेरे साथ, बड़ा मजा आ रहा है, बोलो मेरे साथ। हो सकता है किसी स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सर ये आईटीसी रिवर्सल क्या है, इसको छोड़ के मेरे साथ बोलो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आईटीसी वाला टॉपिक यदि अभी क्लियर नहीं भी हुआ तो आईटीसी पूरा एक चैप्टर है तब क्लियर होगा। लेकिन अभी
वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करनी है, वो तो मैं पूरा कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम बात करें सेक्शन 15, बोलो मेरे साथ, बहुत मजा आ रहा है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, तो सब सेक्शन 3 के अंदर डिस्काउंट के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं कि डिस्काउंट वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर ए, जल्दी बोलो। पॉइंट नंबर ए, जो भी डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया, कब? एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई। तो जितना सप्लायर ने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो तो माइनस होगा, सिर्फ आपको इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इतनी सी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सुनो, जो डिस्काउंट सप्लायर ने सप्लाई के बाद दिया, वो डिस्काउंट भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। यदि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर डिस्काउंट माना कि आपने बाद में दिया हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड हो, एस्टेब्लिश्ड हो, मेंशन हो। कहां पे? एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब माल बेचते टाइम या माल बेचने से पहले, सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम आपने पहले से डिसाइडेड कर लिया था, पहले से एस्टेब्लिश कर लिया था, इतना डिस्काउंट हम आपको देंगे। सेकंड पॉइंट, लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइसेस से कनेक्टेड है। एंड पॉइंट नंबर 3, रेसिपिएंट जी ने क्या किया हो? आईटीसी रिवर्स कर दिया हो, जितना भी प्रोपोर्शनेटली बनता है। और तीनों रिक्वायरमेंट, हेलो, तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो क्या होगा? ये डिस्काउंट वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जिनको अभी तो कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन यस, ये तो समझ में आ गया होगा सर, जो लॉ में लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, सर ये तो याद हो गया सर। कुछ कंफ्यूजन मार्केट में आते हैं सर, ऐसा बहुत बार होता है। हमने अमेजन से ही कोई माल खरीदा, हमने अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई माल खरीदा, उन्होंने बोला कि ये माल 5000 रुपए का आइटम का है और 30% उन्होंने डिस्काउंट दिया, 5000 का है, 30% डिस्काउंट दिया। आपने देखा होगा इनवॉइस में लिखा होता है 5000 माइनस 30% डिस्काउंट कितना हो? 1500, 3500 रुपीज, उस पर जीएसटी लगा के आ गया। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपने अमेजन को फोन किया, भैया टाइमली डिलीवर्ड नहीं हुआ, टाइमली आया नहीं माल, बहुत लेट माल आया है, या प्रॉपर रिक्वायरमेंट का नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो जनरली वो माल वापस से लेके चले जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बोलते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है भैया, आप एक काम को रख लो, 1000 रुपये और कम दे देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 3500 का माल था अलोंग विद जीएसटी, मतलब जीएसटी और लगेगा, तो 3500 का माल था, लेकिन बाद में उसने क्या बोला कि जो माल आया था आपके पास वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं था, प्रॉपर स्टैंडर्ड का नहीं था, या तो लेके चले जाएगा, लेकिन वो लेके नहीं गया। उसने बोला भैया एक काम कर, तू ही रख ले माल, तुम ही रख लो, बायर को बोला तुम ही रख लो, 1000 रुपये 2000 रुपये और कम दे देना, हम तो ऑलरेडी दे चुके थे, तो रिफंड कर देगा, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है। तो 3500 में से 2000 रुपये आपके और कम कर दिए, मतलब माल आपको पड़ा ओनली 1500 रुपये का। तो क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी 1500 पे लगेगा या 3500 पे लगेगा? तो ये जो 2000 रुपये वाला जो डिस्काउंट है, ये माइनस होगा या नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन। इसके आंसर आपको इन 2 पॉइंट से लेने पड़ेंगे, ए और बी। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया ये ए में कवर होता है, बी में कवर होता है, पहले तो ये दिमाग लगाओ। ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे अमेजन का लिया, ये पॉइंट नंबर ए का पार्ट है, पॉइंट नंबर बी का पार्ट है बेटा, ये पॉइंट नंबर ए का पार्ट है, पॉइंट नंबर बी का पार्ट है। सर पॉइंट नंबर ए का तो पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्काउंट माल बेचने के बाद दिया, क्योंकि उन्होंने तो माल बेच दिया था, आपके घर पे डिलीवर्ड हो गया था, लेकिन बाद में आपने बोला प्रॉपर स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ये पॉइंट नंबर ए में कवर नहीं हो सकता, पॉइंट नंबर बी में कवर हो सकता है। लेकिन क्या डिस्काउंट पहले से एग्रीड था? क्या डिस्काउंट पहले से एग्रीड था? सर नहीं, उस समय लोग 30% डिस्काउंट की बात की थी, 30% डिस्काउंट है वो तो माइनस होगा, लेकिन बाद में जो 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि जिस समय एट द टाइम ऑफ सप्लाई it was not agreed, not specified between the seller and buyer, वो डिस्काउंट बाद में दिया गया। ये बात हमेशा याद रखना, डिस्काउंट आप बाद में दे दो, लेकिन डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है, पहले से आपस में स्पेसिफाइड होना बहुत जरूरी है, पहले से एस्टेब्लिश्ड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अमेजन ने 2000 रुपये डिस्काउंट बाद में तो दिया, लेकिन पहले से डिसाइडेड नहीं। इट मीन्स जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो कितना होगा? 1500 रुपीज। माना कि बायर फाइनली 1500 रुपये दे रहा है अपनी जेब से, लेकिन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी के पर्पज के लिए माना जाएगा दैट विल बी द 3500 रुपीज, उसी के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा।
ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट के 2 पॉइंट कंसेप्ट पर एक बार वापस से पूरा रिवीजन करा देता हूँ कि डिस्काउंट के कौन से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नंबर 1, जो भी डिस्काउंट सप्लायर ने सप्लाई से पहले या सप्लाई के वक्त दिया वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, प्रोवाइडेड इनवॉइस के अंदर सेपरेटली रिकॉर्ड किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर बी, जो डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई के बाद दिया वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा यदि पॉइंट नंबर 1 3 कंडीशन से बेटा। पहली कंडीशन ये कहता है सप्लाई के वक्त या सप्लाई से पहले दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था और डिस्काउंट को डिसाइड कर लिया था, दिया बाद में लेकिन डिसाइडेड पहले से, इनवॉइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनेटली जो भी आईटीसी है वो रेसिपिएंट ने क्या किया और रिवर्स कर दिया हो, तीनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होगी तो क्या होगा, जो डिस्काउंट सप्लायर ने सप्लाई के बाद दिया वो डिस्काउंट भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये 2 पॉइंट रिलेटेड डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से लिख लो। आई विल गो टू ऑल ऑफ यू।